नमस्कार। चलो जी आ गए फिर से एक नया वीडियो लेके और अपना ऑप्शन ग्रीक्स चल रहे हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? डेल्टा। डेल्टा को कौन एक्सेलरेट करता है? गामा, थीटा। अब इन तीन ग्रीक्स के पढ़ने के बाद अब आज अपना चौथा ग्रीक्स की बारी है और चौथा ग्रीक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बायर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सेलर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि चौथा ग्रीक क्या है, क्या कहता है अपन इस बारे में। तो चलो आ जाते हैं इधर। और अभी निफ्टी चल रही है, आज तो गजब का मूवमेंट दिया निफ्टी ने। तो आज इसको तो एक बार गायब कर दो भैया, आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये ले लेते हैं। तो आज का जो अपना ग्रीक है वो है वेगा। नाम बता देता हूँ मैं, वेगा है अपना ग्रीक। नाम वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना, मैंने शुरू से बोला था आपको। देखो वेगा में क्या है, पहला इसी चीज़ को पकड़ना अपन है। जैसे डेल्टा में डी पकड़ा था ना, इसमें वी पकड़ लो। वी का मतलब वोलेटिलिटी, ठीक है। तो वोलेटिलिटी पे फोकस करना अपने पे। एक तरीके से वोलेटिलिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए अपन एक कहानी देख लेते हैं, छोटी सी कहानी, नॉर्मल, अपनी नॉर्मल बातें हैं। क्रिकेट आई थिंक इंडिया में है, तो इंडिया में क्रिकेट का इंटरेस्ट सबको होगा और ट्रेडर्स वगैरह में भी मैं मानता हूँ कि एक बार क्रिकेट का आपको सबको इंटरेस्ट है। अपन दो बंदे ले लेते हैं, एक अपने विराट कोहली है और एक अपने शर्मा जी है, रोहित शर्मा है। इनकी लास्ट के अपन 5 इनिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब अपने कोहली साहब पहली इनिंग में 40 रन बनाते हैं, सेकेंड इनिंग में 50 मार देते हैं, थर्ड इनिंग में 70 रन बना देते हैं, फोर्थ इनिंग में 30 रन बना देते हैं और फिफ्थ इनिंग में अपने ये फिर यूँ मान लो कि 45 रन बना देते हैं। इस तरीके से ये 5 इनिंग में रन बनाते हैं। एक बार इनका टोटल कर लेते हैं। हाँ तो भैया इनके टोटल हो गए 235। इन्होंने पिछले 5 इनिंग में ये रन बनाए। और अगर इनका एवरेज देखना चाहें तो एवरेज हो जाता है अपना 47 के आसपास के एवरेज से इन्होंने हर मैच इनिंग में रन बनाए, ठीक है। अब अपने रोहित शर्मा जी हैं, ये आए पहले ही मैच में 0 पे आउट हो गए। दूसरों में इन्होंने शतक मार दिया भाई साहब। तीसरों में इन्होंने 10 रन बनाए। चौथे में इन्होंने फिर 20 रन बनाए और पाँचवें में इन्होंने 110 रन ठोक दिए, ठीक है। तो इनके कितने हुए थे? 235। इनके देखो कितने हो गए, दो तो शतक हो गए, तो 210 तो ये हो गए। इसके बाद में इन्होंने 30 रन और बना दिए, तो इन्होंने बना दिए 240 रन, ठीक है। और इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 5, इनका एवरेज हो गया 48 का। इस तरीके से 5 5 इनिंग की, दोनों ने 2 मैच, 5 5 इनिंग के 5 इनिंग हुई है, 5 इनिंग इन्होंने खेली है, 5 इनिंग इन्होंने खेली है। इनके रन ये है, रन ऑलमोस्ट सेम है, एवरेज भी ऑलमोस्ट सेम है कि ये 47 का एवरेज है या 48 का एवरेज है। अब छठा मैच और इनिंग ऐसी चल रही है, दोनों की बैटिंग आनी बाकी है। इनिंग इस तरीके से चल रही है कि आपको मिनिमम एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कम से कम 35 रन तो बनाए। 35 से 50 के बीच में रन तो कम से कम उसका बनाना बहुत जरूरी है आपकी टीम के लिए। अब 35 से 50 रन बनाने वाला आपको प्लेयर चूज करना है। तो किसके साथ जाओगे? विराट कोहली के साथ या रोहित शर्मा के साथ? देखो देखने में यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मुश्किल चीज़ है, क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पे दो चीज़ आती है। यहाँ पे अगर सेलेक्टर सेलेक्ट करेंगे या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, तो देखो आप वीडियो को रोकिए, कमेंट कीजिए कि आप किसके साथ जाओगे, विराट कोहली के साथ जाओगे या रोहित शर्मा के साथ जाओगे। फिर आगे का वीडियो देखिए कि अपनी थिंकिंग मैच होती है या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैच होती है कि नहीं होती है। दोनों बंदे जो अपनी अपनी पसंद है उसके हिसाब से कीजिए और डाटा आपके सामने, डाटा के हिसाब से भी आप कीजिए कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हो। तो इनका 47 का एवरेज है, इनका 48 का एवरेज है, इन्होंने 235 रन बनाए, इन्होंने 240 रन बनाए। अब आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 35 से 40 रन, 35 से 50 के बीच में जरूर रन बनाए, हर हाल में रन बनाए। तो आप किसको चूज करोगे? आई थिंक आप विराट कोहली को चूज कर सकते हो या कुछ लोग रोहित शर्मा को चूज कर सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चूज किया जाएगा विराट कोहली को, विराट कोहली को चूज किया जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, भेदभाव हो गया है? तो सेलेक्टर्स ने भेदभाव कर दिया? नहीं भैया, इसको सेलेक्टर्स ने भेदभाव नहीं किया है। यहाँ इन्होंने अपनी
लॉजिक लगाया है, मैथ वाला सिस्टम लगाया है इन्होंने, मैथ के हिसाब से इन्होंने लगाया है कि ये देखो कंसिस्टेंट है, 40, 50, 70, 30, 45, ये कंसिस्टेंट है, ये रन बना रहा है, और जिस रेंज के आपको रन चाहिए एटलीस्ट उतने रन बना रहा है। इसने जिस रेंज के आपको रन चाहिए उसने 2 बार बनाए, 110 और 100, बाकी 3 आपकी रेंज में नहीं है ये। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी में विराट कोहली एकदम शूट होता है, यहाँ पे एकदम सेट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से विराट कोहली इस कंडीशन को सेट हो रहा है एकदम, जबकि रोहित शर्मा सेट नहीं हो रहा है। तो देखो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंस होगा तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ये वाला जो मामला है ना, अब देखो इसका अगर ग्राफ बनाए अपन, ठीक है, अगर इस एंगल से इस तरीके से अगर ग्राफ अपन करें कि इधर आपकी इनिंग होगी, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और इधर आपके रन हो गए 20, 40, 60, 80 और ये 100, ठीक है, ये रन हो गए। तो विराट कोहली जी का पहली इनिंग में तो 0 है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। दूसरी में ग्राफ कहाँ पहुँच जाएगा इनिंग में 100 पे। तीसरे में फिर ग्राफ कहाँ आ जाएगा, तीसरे में ग्राफ आ जाएगा आपके 10 पे। चौथी में ग्राफ कहाँ चला जाएगा 20 पे। और पांचवी में ग्राफ कहाँ चला जाएगा 100। देख रहे हो ग्राफ कैसा बना है। ये आपके रोहित शर्मा जी का ग्राफ है। किसका है, RS जी का, रोहित शर्मा जी का ग्राफ है। अब अपन विराट कोहली जी का भी ग्राफ बना देते हैं। देखो इनका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, एक इनिंग, 2, 3, 4 और ये 5 इनिंग, ठीक है। ये रन वही हुए 20, 40, 60, 80 और 100। तो पहली में कितने बनाए 40, तो आपकी पहली इनिंग में इनका ग्राफ सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। दूसरे में कितने बनाए 50, तो आपका ग्राफ यहाँ चला गया। तीसरे में कितने बनाए 70, 70 तो आपका ग्राफ तीसरी इनिंग में यहाँ चला गया। चौथी में कितने बनाए, चौथी में बनाए इन्होंने 30, तो इनका ग्राफ चौथी में मैच में वापस यहाँ आ जाएगा। पांचवी में कितने बनाए 45, तो इनका ग्राफ वापस इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो इनका हाई पॉइंट ये रहा, इनका एक लो पॉइंट ये रहा, तो इनकी रेंज छोटी सी एक रेंज है। इनका हाई पॉइंट ये रहा, लो पॉइंट ये रहा, तो इनकी रेंज देखो कितनी बड़ी है, 0 से 110। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, इसकी जितनी बड़ी रेंज है ना उसके हिसाब से आपको नहीं पता कि 0 बनाएगा, 5 बनाएगा, 10 बनाएगा, 100 बनाएगा, लेकिन यहाँ ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट ये 30 तो बनाएगा, 30 से 70 के बीच में बनाएगा, तो ये कंसिस्टेंट है। तो ये प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंसी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, तो इसको चूज करेंगे। तो आप कहोगे यार क्रिकेट क्यों सिखा रहे हो हमको, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो ट्रेडिंग में ये चीज़ किस तरीके से यूज की जाती है। ट्रेडिंग में ये वाला अपना कंसिस्टेंट हो गया, तो इसको कंसिस्टेंट को तो जाने दो, ये तो इसके साथ एग्जांपल के लिए था। ये जो है एरिया, जिस एरिया में ये रन बना रहा है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी, कि वो कितना वोलेटाइल है, वो 0 से लेके 110 के बीच में कितना जल्दी इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो जितना बड़ी बड़ी रेंज में मूवमेंट कर रहा है उसको उतना ही बड़ा वोलेटाइल बोला जाता है। वोलेटिलिटी कहते हैं ना, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, वोलेटिलिटी कम है, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड मत कीजिए जिनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों पे विश्वास मत कीजिए जिनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इन लोगों पे विश्वास कीजिए जिनमें वोलेटिलिटी कम है, जो कंसिस्टेंट है। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में वैसी चीज़ें होती है क्या, हाँ जी बिल्कुल होती है। और स्टॉक मार्केट में अगर अपन ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो वोलेटिलिटी का क्या इफेक्ट होता है। देखो जो वेगा होता है ना अपना, मैंने क्या कहा था, वोलेटिलिटी, वो एकदम वेगा एकदम वोलेटिलिटी पे ही डिपेंड करता है सारा का सारा। वेगा क्या करता है, वोलेटिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, या फिर उसको डिक्रीज करने का काम करता है। या तो ये वोलेटिलिटी को बढ़ा देगा या वो वोलेटिलिटी को कम कर देगा। वोलेटिलिटी से क्या होने वाला है, वोलेटिलिटी से भैया जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनके प्रीमियम पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, कि वो प्रीमियम को कैसे बढ़ाते हैं कैसे कम करते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है। ये अपन ने वोलेटिलिटी समझने के लिए विराट कोहली और इसका एग्जांपल लिया था। अब वोलेटिलिटी के हिसाब से प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इंडिया में नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान में मामला बिगड़ा हुआ था, अभी भी जब इलेक्शन हुए तब भी मामला बिगड़ा हुआ था। उससे पहले एक बार जब उनके वो था ना, क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट होने की बारी आई थी, तब भी मामला बिगड़ा हुआ था। तो जब बैंकक्रप्ट होने वाले होते हैं या कुछ भी ऐसा मामला बिगड़ने वाला था, तब क्या चीज़ें होती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती है। चीज़ें महंगी क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। चलो एग्जाम्पल देते हैं अपन, एग्जाम्पल देते हैं कि अभी अपने इंडिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पेट्रोल जिस रेंज में चल रहा था उसी में चल रहा है, आटा, सब्जियां जो भी नॉर्मल है उसमें। अभी चलो प्याज
लहसुन थोड़ा महंगा हो रखा है वो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ें जैसे चल रही है। अब सपोज कीजिए आज मार्केट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है, आप आसानी से बाय करके ले आते हो, उसकी जो प्राइस चल रही थी वही प्राइस चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 1-2% का ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी अचानक से पता चलता है कि किसी कंट्री ने हम पे हमला कर दिया, एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो क्या होगा? अपने जो रिसोर्सेज हैं, खाने वाले रिसोर्सेज हैं, वो खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे वैसे क्या होगा? हर प्रोडक्ट की प्राइस इस तरीके से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है कि चीज़ों की प्राइस बहुत तेजी से, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो प्राइस बढ़ जाती है। देखा होगा कोरोना के टाइम जब भी सिस्टम हुआ था ऐसा, तो कुछ चीज़ों के दाम आपको देखे होंगे बहुत दुगुने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुना, 10 गुना तक हो गए थे। क्यों हो गया था? वो सब एक चीज़ होता है, वो होता है क्या बोलते हैं उसको? फियर, डर। तो डर है ना, डर की वजह से चीज़ें महंगी होती है, डर की वजह से चीज़ें महंगी होती है। एक तीसरा एग्जाम्पल बोल लेते हैं। आप अगर अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, जो अपना टर्म प्लान लेते हैं, तो टर्म प्लान में एक मैं हूँ जो एग्जाम्पल लेते हैं, जो ड्रिंक नहीं करता, गुटखा नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं करता। और एक भाई साहब मेरे साथ एक बगल में और हैं जो ड्रिंक भी करते हैं दबा के, सिगरेट पीते हैं 2-3 डब्बे एक दिन में, और गुटखा मुँह चलता ही रहता है। अपने पॉलिसी वाले भाई साहब आएंगे, एलआईसी से करवा लेते हैं, अपन एक चीज़ मानते हैं कि एलआईसी वाले अपने पास आए, मेरा मेडिकल करेंगे, उसका मेडिकल करेंगे, हम दोनों की एज भी सेम है, एज भी हम दोनों की सेम है, तो एज भी सेम है, ठीक है, तो एज के हिसाब से प्रीमियम पे फर्क पड़ता है ना। और लेकिन मेडिकल जब हम दोनों का किया गया, मेरा मेडिकल भी हुआ, उनका मेडिकल हुआ, मेरे प्रीमियम और उसके प्रीमियम में क्या लगता है, क्या करेंगे वो? मेरा टर्म प्लान के लिए वो तुरंत इजाज़त दे देंगे इन भाई साहब के लिए, पहले तो एलआईसी को कर देंगे, देखो साहब ये अपने लायक नहीं है, ये अपने लायक बंदा नहीं है। अपने लायक बंदा क्यों नहीं है? कि भाई ये वाले बंदे के मेडिकल में कुछ भी कमी नहीं पाई गई, ये एकदम फिट है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी इसकी आदत नहीं है जिसकी वजह से लगे कि ये जल्दी मर जाएगा। क्योंकि उनको नुकसान कब होगा? उनको नुकसान तो तब होगा ना जब आदमी जब टर्म प्लान करवाता है और फिर वो मर जाता है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना सारा का सारा। तो ये भाई साहब फिट हैं एकदम, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये भाई साहब का मामला गड़बड़ है, ये अपने लंग्स भी खराब कर लेंगे, अपनी किडनी भी खराब कर लेंगे, सब कुछ खराब कर रखे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी जैसे 30 की एज है, तो ये लग नहीं रहा है कि 40 की भी पार कर पाएंगे। तो 10 साल में आपका जो भी 1 करोड़ का टर्म प्लान है, ये घर वालों को दिखे जाएगा किसी भी हालत में। ये एकदम सही है, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो ये किस चीज़ के लिए है? किस चीज़ के लिए है? प्रोबेबिलिटी। देखो दूसरी चीज़, जो संभावनाएं होती है, जो डर वाली चीज़ होती है कि देखो यहाँ रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, तो वो फिर भी एक बार के लिए मना कर देंगे कि देखो हम कोई टर्म प्लान नहीं दे रहे तुम्हारे जैसे आदमी को। दूसरी चीज़ के लिए अगर मानते भी है कि चलो ठीक है मान लिया जाए, तो इनको जैसे मेरा प्रीमियम मान लो कि साल का अगर 20,000 ले रहे हैं, तो कहेंगे ठीक है भैया, आपका प्रीमियम नॉर्मल है, सब कुछ सही है, सारी चीज़ें कंडीशन है। ये वाले भाई साहब कहते हैं ना हमारे करो यार कैसे भी करो, तो इनको कहेंगे देखो 40,000 लगेंगे प्रीमियम में, प्रीमियम 40,000 देना पड़ेगा साल का। क्यों? क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। तो जिन चीज़ों में रिस्क ज़्यादा होता है, जहाँ पे डर ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है? वॉलेटिलिटी, संभावना। इधर कोई पता नहीं है, हो सकता है जीने को 70 साल भी जी जाए, हो सकता है ये 1 साल बाद ही मर जाए, तो एलआईसी को तो नुकसान हो जाएगा ना, जिस भी कंपनी को उसको नुकसान हो जाए ना। तो जहाँ पे रिस्क होती है, जहाँ पे डर होता है, उसका प्रीमियम हमेशा ज़्यादा होता है। और ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस में प्रीमियम ही सारा खेल होता है। तो जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जिनमें रिस्क ज़्यादा होती है, उनमें प्रीमियम ज़्यादा होता है। अब इसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं, एक बार उस पर बात करते हैं। अभी क्या आने वाला है? मई में क्या आने वाला है? मई में आने वाले हैं अपने जनरल इलेक्शन। तो अभी वॉलेटिलिटी को, वॉलेटिलिटी को या जो फियर को, जो इंडेक्स शो करता है ना कि वॉलेटिलिटी दिखाना या फियर दिखाना, वो अपना इंडिया विक्स करता है। ठीक है, हर स्टॉक में वॉलेटिलिटी के नाम से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। आईवी, आईवी देखा होगा आपने, बहुत जगह होती है। आईवी क्या होता है? तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। और इंडेक्स के हिसाब से अगर अपन देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, इनमें डर होता है, तो उसके लिए आता है IND विक्स, इंडिया विक्स का ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, या इसको बोलते हैं अपन फियर इंडेक्स भी। ये वेगा सब वॉलेटिलिटी को बढ़ाने का ही काम करता है, उसका ही फैक्टर है। तो इंडिया विक्स पे डिपेंड करता है। अब चलो तो अपन इंडिया विक्स का चार्ट होता है क्या?
इंडिया विक्स को ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया विक्स का चार्ट होता है। देखो अपन देख लेते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देते हैं। आ जाते हैं अपन अपने ट्रेडिंग व्यू पे। मार्केट जाए जा रहा है ऊपर, देख रहे हो, निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट है। मैं इसको वनडे में कन्वर्ट कर देता हूँ एक बार। ये अपना वनडे में आ गया और यहाँ से आते हैं अपने इंडिया विक्स पे। ये इंडिया विक्स का चार्ट है वनडे का। अब आप कहोगे कि आप एग्जाम्पल देके बताइए कि ये बढ़ता है। देखो, जब ये बढ़ता है, जब विक्स ऊपर की तरफ जाता है, तब क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं। ऑप्शन के प्रीमियम इसके हिसाब से भी बढ़ते हैं, ठीक है, जो रिस्क होती है उसके हिसाब से। जैसे जैसे विक्स अपसाइड में मूवमेंट करता जाएगा, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते जाएंगे। जो प्रीमियम है और वोलेटिलिटी है, ठीक है, फियर है, अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे। बाकी फैक्टर्स को अगर अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। अब इसका बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ ऐसा चीज़ भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग को जानते हो तब समझ जाओगे, नहीं जानते हो, ऑप्शंस को बहुत टाइम नहीं हुआ आपको, तो एक चीज़ बताते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, कॉल और पुट पढ़ा, कॉल और पुट पढ़ा। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो सी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो सी का प्राइस बढ़ता है और पी का प्राइस कम होता है। ये पढ़ा था, कॉल और पुट में ही पढ़ा था। अगर नहीं पता तो वीडियो जाके देख लीजिए दोबारा। जब मार्केट अप साइड में जाता है तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा। जब मार्केट डाउन साइड में आएगा तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे और कॉल के प्राइस कम होंगे। ये कौन सी कंडीशन में, जब मार्केट डाउन साइड में आता है। नॉर्मली ऐसा चलता है। ऐसा क्यों चलता है, ऐसा अपन डेल्टा की वजह से देखा था कि डेल्टा की वजह से ऐसा होता है, और ये वाला इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ डेल्टा की वजह से होता है कि जिस भी डायरेक्शन में जाता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मार्केट तो नीचे आए, नीचे आएगा तो किसके प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम, अपना पीई अपसाइड जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है मार्केट नीचे आए लेकिन कॉल के प्रीमियम भी बढ़े, क्योंकि ये तो अलग ही खेल है भैया। हमने तो ये देखा था कि मार्केट नीचे जाते हैं तो कॉल डाउन, कॉल के प्रीमियम कम होते हैं, तो कॉल जो बाय करते हैं उनको लॉस होता है, और मार्केट अप जाता है तो पुट के प्रीमियम डाउन होते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से ये सारा खेल बिगड़ जाता है। मार्केट डाउन आ रहा है तो कॉल के प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं, पुट के प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं। मार्केट अप जा रहा है तो भी कॉल के प्रीमियम भी बढ़ेंगे और पुट के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। ऐसा और ऐसा कई बार तो इस लेवल पे होता है कि निफ्टी 200 पॉइंट गिर गई, डाउन आ गई, 200 पॉइंट डाउन आ गई, लेकिन कॉल के प्रीमियम 5 से 6% बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब उसके लिए ऐसा कैसे हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। ऐसा तब होगा जब उसका आईवी बहुत तेजी से बढ़ जाए, बहुत ही तेजी से आईवी बढ़ जाए, तब ये वाली चीज होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप ऐसा एग्जाम्पल देख उठा के देखिए, ऐसा एग्जाम्पल जिस दिन कुछ ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से तबाही मचने वाली जैसी घटना हुई हो। आप देखिएगा अपने नोटबंदी के टाइम, सर्च करना होगा आपको भी थोड़ा सा, नोटबंदी वाली जो नोटबंदी हुई थी उस वाली टाइम को देखिए। दूसरी चीज़, जब 2008 वाला क्राइसिस हुआ था तब के देखिए। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो अपने कोरोना के टाइम, जब सॉरी, अपने कोरोना के टाइम पे जब क्या किया था, लॉकडाउन किया था, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, उस टाइम देखिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा घोटाला सामने आया हो जब इंडिया विक्स की वैल्यू मिनिमम एक दिन में 30% से बढ़ी हो, आप सोचोगे 30%, हाँ कुछ टाइम तो ऐसे भी आया है जब इंडिया विक्स एक दिन में 70% तक बढ़ गया है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना, जब इंडिया विक्स 50%, 60%, 70% ऐसे होते हैं, तो मार्केट भले ही 300 पॉइंट डाउन चला जाए, आपके कॉल के जो प्रीमियम थे ना ओटीएम के, हेड द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा बहुत हावी होता है। ओटीएम, हार ओटीएम के अगर आप प्रीमियम देखोगे कि यूँ मान लो कि अभी निफ्टी 500 पॉइंट दूर है यहाँ से, 500 पॉइंट दूर है, जिसके प्रीमियम अभी चल रहे होंगे 7 रुपये, 5 रुपये, ऐसे प्रीमियम चल रहे हैं। अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट डाउन खुल जाए, 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए और विक्स 20 से 25% बढ़ जाए, 20 से 25% या 30-40% बढ़ जाए, तो ये जो 7 वाला प्रीमियम है ना, वैसे 200 पॉइंट डाउन आया तो नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ डेल्टा ऑलमोस्ट कितना होता है, 2-3 इतना होता है, तो डेल्टा वाला इफेक्ट तो खत्म हो जाता है एक दो में। और जो इंडिया विक्स जो 20-25% की जो वॉलेटिलिटी आई है ना, उसकी वजह से ये प्रीमियम 8 से 10 तक बढ़ जाएंगे, 8 से 10 हो जाएंगे, तो मार्केट आपके फेवर में गया है,
मार्केट आपके फेवर में गया है। अगर कोई ऑप्शन सेलर है ना, सेलर को सबसे ज़्यादा मारती है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी ऑप्शन बायर को भी मारती है, लेकिन ऑप्शन बायर को लिमिटेड मारती है, सेलर को तो भयंकर वाला मारती है। क्योंकि कुछ ऑप्शन की स्ट्रेटजीज होती है जिनमें वोलेटिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है, तो उनमें वोलेटिलिटी ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कभी भी ट्रेड करें तो क्या करें, देखो बताते हैं क्या करें। अगर आप निफ्टी देख लो, आज की निफ्टी, अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से, आपका व्यू ऐसा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा, ठीक है, आपने कोई भी अपना सेटअप सेट कर लिया कि यहाँ से मार्केट और अपसाइड में जाएगा, अच्छा खासा अपसाइड में जाएगा, लेकिन अगर इंडिया विक्स उस टाइम पे टॉप पे बना हुआ हो, जैसे 20, 25, 30 के आसपास हो, अभी नॉर्मल है 15 है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 के आसपास हो इंडिया विक्स 30 के आसपास हो, बहुत ऊपर चला जाए और इंडिया विक्स 30 पे हो, और वहां से अगर 200 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुलती है, ऊपर भी जाती है, आपके फेवर में जाती है, आपने कॉल बाय कर रखा है, और इंडिया विक्स वहां से अगर 10 से 20% कम आ गया, तो आपको नाम मात्र का मुनाफा होगा, नाम मात्र का। अगर 50 पॉइंट निफ्टी गैप अप जाती है या आपके फेवर में 50 पॉइंट जाती है, लेकिन विक्स 10 से 12% नीचे गिर जाता है, तो आपको लॉस होगा। आप सोचोगे हो कैसे रहा, डेल्टा आपके फेवर में हुआ है, डेल्टा आपके फेवर में है, लेकिन जो वोलेटिलिटी है ना, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। अब देखो फियर वाली अगर चीज़ देखोगे, तो मैं इसको वीकली चार्ट ओपन कर देता हूँ एक बार, ये इंडिया विक्स है, देखिए भाई साहब, जब कोरोना आया था ना, तब देखो कहाँ से 13 से कहाँ पहुँच गया था, 86 तक पहुँच गया था इंडिया विक्स, 86 तक। और फिर देखो प्रीमियम कैसे धड़ाम से गिरे। फिर जब युद्ध हुआ 2022 में किया था ना, रसिया यूक्रेन वाला, कब हुआ था, फरवरी में, देखो फियर, डर कहाँ तक चला गया था, यहाँ पे 34 तक चला गया था। अब सब चीज़ें नॉर्मल है। अब देखो क्या हो रहा है, कर्व थोड़ा घूम रहा है, कर्व जो है वो थोड़ा घूम रहा है, कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है इंडिया विक्स का कर्व, कुछ इस तरीके से। क्यों बन रहा है ये, इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इलेक्शन के आसपास हमेशा फियर बढ़ जाता है। तो जब फियर बढ़ता है तो विक्स अपसाइड में जाना स्टार्ट कर देता है। तो जब विक्स अपसाइड में जाना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है, प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वेगा है, वोलेटिलिटी है, बस यही मान लो कि इंडिया विक्स है, वो वेगा है, वोलेटिलिटी है, स्टॉक्स के हिसाब से अलग होगा, इंडेक्स के हिसाब से अलग होगा, तो प्रीमियम बढ़ने लग जाएंगे। तो जब प्रीमियम बढ़ता है तो किसको फायदा होता है, ऑप्शन बायर को। तो जब भी विक्स अपसाइड में जाने लगे और मार्केट भी आपके डायरेक्शन में जाने लगे, स्पेशल इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा कब बढ़ता है, जब मार्केट तेजी से गिरता है, तब इंडिया विक्स बढ़ता है। और यहाँ पे आपने अगर पुट बाई करी है गिरते हुए मार्केट में, तो देखो डेल्टा आपके फेवर में, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, वोलेटिलिटी आपके फेवर में, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है ना। जब वोलेटिलिटी भी ऊपर जा रही है, प्रीमियम बढ़ाएगी, डेल्टा आपके फेवर में है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से भी प्रीमियम का फायदा मिलेगा। तो हमेशा जब भी ट्रेड करो, वोलेटिलिटी जरूर ध्यान देना। जैसे इसी में देख लो आप, अगर चार्ट इसका डाउन साइड में जा रहा है विक्स का, देखो यहाँ पे ये डाउन साइड में स्टार्ट हो गया ना, इस तरीके से अगर चार्ट इस तरीके से बनने लग गया, तो सोच समझ के जब विक्स बिल्कुल डाउन आ जाए यहाँ पे इस तरीके से 8, 9, 10 के आसपास, तो प्रीमियम में बहुत ही कम मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन बायर्स के यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ही होता है, ठीक है। तो ये अपनी वोलेटिलिटी थी, ये अपना वेगा था। वेगा किस तरीके से ट्रेडिंग को, ऑप्शन ट्रेडिंग को स्पेशल किस तरीके से इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। और अपने ग्रिक्स ख़त्म हो गए हैं, कल एक नया वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो में आपको कुछ अलग चीज़ मिलेगी कि मैं आगे कौन सी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो सीरीज बहुत शानदार होगी। जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी, जो ट्रेड नहीं कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी, जिनका डीमेट ओपन है उनके लिए भी, जिनका डीमेट ओपन नहीं है लेकिन साल भर में 6 महीने में अपना डीमेट ओपन करवाना चाहते हैं और ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी। तो कल अपन एक नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि मेरा आगे का प्लान क्या है, और वो मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होगी। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।